नमस्कार दोस्तों। आज हम सब इकट्ठा हैं यहाँ पे नोटबंदी के ऊपर बात करने के लिए, और हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ एक्स CEO ऑफ RBS मीरा सान्याल जी हमारे साथ हैं। और ये जो पूरा डिसास्टर है नोटबंदी द्वारा पैदा किया हुआ, हम आज इसको समझने की, इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे आम आदमी के दृष्टिकोण से। सड़क पे चलने वाला आम आदमी, हमारी गली का आखिरी आम आदमी, उसकी ज़िंदगी पर पिछले दिनों में क्या असर हुए, आने वाले वक्त में ये डीमोनेटाइजेशन उसकी ज़िंदगी पर क्या असर डालेगा, इन सब के ऊपर बात करेंगे। और शुरुआत करेंगे केंद्र की सरकार के दावों से। केंद्र की सरकार ने दावे क्या क्या किए? मैम, केंद्र की सरकार ने कहा कि जब नोटबंदी लागू होगी तो टेरर लिंक्स की फंडिंग बंद हो जाएगी। ये दावा झूठा साबित हुआ जब JNK में हमारी पुलिस ने कुछ आतंकवादियों को मार गिराया। तो देश में लाइनों में लगे हुए आम आदमी के पास पैसा नहीं, लेकिन आतंकवादियों के पास पैसा है। बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई, लोगों के मन में शक पैदा हुआ कि जब ये सब कुछ इतना सीक्रेट था और इससे टेरर लिंक की फंडिंग रुक जानी थी, तब भी आतंकियों के पास 2000 के नोट कहाँ से आ गए? कोई भाजपा वाला उनसे मिला हुआ है क्या? कोई उनको नोट सप्लाई कर रहा है क्या? क्योंकि पहले से नोट मिलने की घटना तो सिर्फ भाजपा वालों के साथ हुई। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब राज्य के लीगल सेल के जो प्रभारी थे, उनके पास कंबोज साहब, उनके पास 6 तारीख को ही नोटों के बंडल आ गए थे। ऐसी और भी कई सारी घटनाएं हुई हैं। तो ये दावा भी गलत साबित हुआ। फिर सरकार ने एक और दावा किया कि काउंटर फिटिंग ऑफ करेंसीज, ये जाली जो नोट होते हैं इनका छपना बंद हो जाएगा। छोड़िए छपना, जाली नोटों का बंद होना, रोज लगभग कहीं ना कहीं से खबर आ रही है, कहीं 4 करोड़, कहीं 92 लाख, कहीं 70 लाख, कहीं 20 लाख, कहीं कुछ रोजाना कहीं नए, पुराने और जाली हर किस्म के नोटों के बरामद होने की खबरें आ रही हैं। तो ये दावा कि नोटबंदी से जाली नोटों का कारोबार पूरा ठप पड़ जाएगा, ये दावा भी गलत साबित हुआ। और हमने पहले दिन कहा था कि जब अमेरिका जैसा विकसित राष्ट्र जाली नोटों के धंधे के ऊपर नकेल नहीं कस पाया, वो दावा नहीं कर पाया कि हम इसको बंद कर सकते हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं? तो ये दावा भी गलत साबित हुआ। अगला दावा ये था कि इससे भ्रष्टाचार रुक जाएगा। भ्रष्टाचार रुकने की जब बात की गई, 3 दिन बाद नोटबंदी के गुजरात के अंदर एक ऑफिसर नए नोटों में रिश्वत देता हुआ पकड़ा गया। इस दावे का कोई सिर पैर नहीं था, कोई तर्क नहीं था कि नए नोटों के आने से भ्रष्टाचार कैसे रुक जाएगा। भ्रष्टाचार रोकने के लिए आपको व्यवस्था में सुधार करने पड़ते हैं, अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ती है, जिम्मेदारियां, जवाबदेहियां तय करनी पड़ती हैं, तब चीजें हो पाती हैं। आपको डिटरेंस क्रिएट करने पड़ते हैं सिस्टम के अंदर। वो करने की बजाय कुछ लोगों को सपना ये दिया गया कि भ्रष्टाचार रुक जाएगा, वो दावा भी गलत साबित हुआ। काले धन के ऊपर दावा किया गया। काले धन के ऊपर वो कितना आएगा, कितना नहीं आएगा, वो आप बहुत बेहतर तरीके से बताएंगी। हमारे पास कुछ सवाल हैं जो सोशल मीडिया से, ईमेल्स के जरिए, ट्विटर से, फेसबुक से और ऐसे भी डायरेक्टली बहुत सारे जानने समझने वाले जो कंसर्न सिटीजन, उनके बहुत सारे सवाल आए। तो मुझे लगता है कि आज की बातचीत को हम अगर कॉन्वर्सेशनल रखेंगे तो और आम आदमी की भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो पाएगा आज हम लोगों का इस फेसबुक लाइव सेशन में बैठना। पहला जो सवाल है मैं आपसे पूछना चाहूँगा मैम, बहुत सारे लोग जो लाइनों में खड़े हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, उन बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस विश्वास से खड़े हैं कि थोड़े दिन की बात है, नोटबंदी से जो परेशानियां पैदा हुई हैं वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी। आपको क्या लगता है कि कुछ दिनों में ठीक हो जाने वाला है? देखिए दिलीप जी, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा सरकार के कुछ उद्देश्य थे। अब मानिए कि वो उद्देश्य अच्छे थे, ऐसा इस देश में कोई नागरिक नहीं है जो नहीं चाहता कि काला धन बंद हो, जो भ्रष्टाचार खत्म करने की उम्मीद रखता है, जो चाहता है कि जो काउंटरफीट नोट हैं, जो नकली नोट हैं, जो आतंकवाद है, वो सब बंद हो जाए। ये उद्देश्य हम सब अपने मन में रख करके चलते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब आप एक ऐसा कदम उठाते हैं, क्या आपको ये सिद्ध हुआ कि ऐसे पॉलिसी से जो आपके उद्देश्य हैं वो पूरे होंगे या नहीं? वो पहला सवाल है। दूसरा सवाल जो आपने किया, क्या आपका प्लानिंग क्या था? अब हम सब अपने कारोबार में लगे हैं, अपने घरों में लगे हैं। जब भी हम कोई कदम उठाते हैं उसका कुछ प्लानिंग करते हैं। अगर वो प्लानिंग सही नहीं हुआ तो हम हमेशा दूसरा प्लान रखते हैं, जो प्लान बी या प्लान सी कहा जाता है। अब ऐसे लग रहा है कि प्लान बी और प्लान सी तो था ही नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि प्लान ए भी नज़र नहीं आ रहा है। मैं आपको सिंपल बात बताना चाहती हूँ। जब सरकार ने ये कदम उठाया था तो ये है, मतलब इसके ये आंकड़े ये हैं, इन्होंने 1500
करोड़ नोट 500 के हटाए, इनको रद्द कर दिया। 1571 करोड़ 500 रुपये नोट्स, 633 करोड़ 1000 रुपये के नोट रद्द किए गए। अगर आप इनको मेल मिलाकर के देखें तो ये टोटली हुए 14,02,000 करोड़ मतलब रुपए, ठीक है। और ये मेल मिलाकर के जैसे 86% हमारे करेंसी का निकाला गया। अब हम पॉलिसी बात को एक साइड में छोड़ देते हैं, उद्देश्य को एक बात छोड़ देते हैं, लेकिन ये तो स्पष्ट था कि अगर आप नोट निकालोगे सिस्टम से तो आपको नोट वापस भी देने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब इसका प्लानिंग हम इस पर जाएं तो आपने टोटली 2300 करोड़ नोट 500 के और 1000 के निकाले थे सिस्टम से, उनको रद्द किए। अब हमारी जो प्रिंटिंग प्रेस है, हमारे यहाँ पर देश में 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। 2 प्रिंटिंग प्रेस केंद्रीय सरकार के हैं नासिक और देवस में, और 2 हैं जो राष्ट्रीय रिजर्व बैंक के सब्सिडरी के हैं जो मैसूर और सालबोनी में है। तो इसका मतलब 4 सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेसेस हैं। इनका टोटल कैपेसिटी कहा जाता है 2600 करोड़ पर डे या पर साल, पर ईयर इतना ही कर सकते हैं। हाँ, इतना ही कर सकते हैं, और हर चीज़ का कैपेसिटी होता है, और ये काफ़ी बड़ा कैपेसिटी है। तो अगर आप ये कदम उठा रहे थे और बताया जा रहा है कि बहुत सोच समझ करके ये कदम उठाया गया, 10 महीने से प्लानिंग था, तो मेरा ये कहना है कि अगर आप ये सारे नोट दोबारा प्रिंट करना चाहते थे, 500 के हटा करके नए 500 लाना चाहते थे, तो इस कैपेसिटी से आपको 1500 करोड़ 500 रुपए के नोट प्रिंट करने में लगभग 7 महीने लग जाते। अगर आपको 1000 के नोट हटा करके 2000 के लाने थे इक्विवेलेंट, तो लगभग आपको 300 करोड़ 2000 के नोट लाने थे। इसमें मान जाओ कि लगभग 1, 2.5, 3 महीने लग जाते जी। तो अगर आपके पास 10 महीने थे तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप पूरे के पूरे नोट इन 10 महीने में छिपवा सकते थे। अब कहा जा रहा है कि बहुत सिक्योरिटी था, सीक्रेसी था, किसी को नहीं बताना था, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस होता है, इसलिए उसका नाम सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस रखा जाता है क्योंकि वहाँ पर एब्सोल्यूट सीक्रेसी है। अच्छा, मान जाइए कि आप कह रहे हैं कि सीक्रेसी आप नहीं रख सकते थे, आज के तारीख में भी कोई बता नहीं पा रहा है कि आज इन प्रेसों में कितने नोट रोजाना प्रिंट हो रहे हैं और किस डिनोमिनेशन में। तो अगर आप आज मतलब ये कदम उठाने के 3-4 हफ्ते बाद अब भी नहीं बता सकते हो, तो 10 महीने पहले किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ने वाली थी। इसका यही मतलब ये एक्स्ट्रा एम्फेसिस करना कि नहीं सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए से किया गया, सब बेवजह की बात है। बेवजह की बात है, इसमें प्लानिंग ही नहीं हुआ। दूसरा, मैं प्लानिंग की बात करना चाहती हूँ। देखिए, मतलब हम तू मैं बहुत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कदम उठा रहे हैं, लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, तो प्लानिंग करना अनिवार्य है, ये मेरा मानना है। अब देखिए, एटीएम हमारे यहाँ पर 2,20,000 करीबन एटीएम है पूरे देश में। आप कह सकते हो बहुत कम है, ज़्यादा है, लेकिन ये हमारे पास है। हर एटीएम में कैसेट होता है जिसमें आप नोट डालते हैं, और लगभग हर एटीएम में 3 किस्म के कैसेट होते हैं, 100 रुपए के, 500 रुपए के और 1000 रुपए के, और हर एक कैसेट का साइज थोड़ा अलग होता है। और हर बैंक अपने एटीएम को देख करके हम लोग मॉडल बनाते हैं कि मान जाइए कि हजरतगंज लखनऊ में इतना रोजाना ड्रॉ होता है, हौस खास मार्केट में इतना ड्रॉ होता है, चेन्नई के बाजार में कोई रोड में इतना ड्रॉ होता है, और हम लोग देखते हैं कि अच्छा इसका यूजेज क्या है, और उसी तरीके से हम लोग स्टैक करते हैं। क्योंकि अगर एटीएम में नोट ना हो तो बैंक की बेइज्जती हो जाती है, तो हम लोग मॉडल बनाते हैं। अब आपने ये प्लान किया था, आपको पता था कि आप 500 के और 1000 रुपए के नोट हटा रहे हो। अच्छा भैया, आप नए नोट प्रिंट ही करने वाले थे, तो 2000 का जो नोट आप प्रिंट कर रहे थे, 1000 के नोट के बराबर उसी के साइज के प्रिंट करते। 500 का जो नया नोट प्रिंट कर रहे थे, इतना सोचने के लिए कोई बहुत ज्यादा प्लानिंग की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं, बहुत कॉमन सेंस है। अब जो हो रहा है, आपको पूरे एटीएम्स को रिकैलिब्रेट करना पड़ता है, यानी कि आपको 4,40,000 कैसेट
बदलने पड़ेंगे, नहीं तो फिर आपका एटीएम डिस्पेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप जानते हो 2000 का जो नोट है 1000 से कम है। 500 के नोट, मैंने खाली एक 500 का नोट देखा है, लेकिन वो 500 के नोट से छोटा है, इनफैक्ट 100 रुपए के नोट से छोटा है। मैंने भी देखा, उसमें पूंछ निकली हुई थी। तो प्रॉब्लम ये है कि आपने जिस तरीके से प्लानिंग किया है, पहले तो नोट्स नहीं है, दूसरा एटीएम नहीं कैलिब्रेट किया है, तो इसका ये मतलब हुआ कि या तो आपने बिल्कुल ही नहीं सोचा, या तो आपने ये सोच करके कदम उठाया कि पूरा केओस हो जाए, कि बहुत केओस हो रहा है। तो ये कहना, कुछ लोग जो ये कह रहे हैं मैम कि आगे ठीक हो जाएगा, इसकी गुंजाइश नजर आती है? देखिए दिलीप जी, जैसे मैंने आपको बताया, जिस तरीके से मतलब वो आगे कब ठीक होगा ये किसी को पता नहीं, पर ये तो स्पष्ट है। अगर आपने एक 500 का नोट देखा है, मैंने एक 500 का नोट देखा है, आज की तारीख में मुझे पता चला कि कई बैंकों में कोई पैसा नहीं आया। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि करेंसी नोट्स है ही नहीं, बैंकों के पास नहीं है, शायद आरबीआई के पास नहीं है, शायद प्रिंटिंग प्रेस के पास नहीं है। तो आपके उपाय क्या है? या तो अगर आपके पास नोट है तो मार्केट में दीजिए, आपके पास नोट नहीं है तो प्लीज बता दीजिए कि कितने नोट आप रोजाना प्रिंट कर रहे हैं, कौन से डिनोमिनेशन में नोट प्रिंट कर रहे हैं, ताकि लोगों के मन में थोड़ा विश्वास आ जाए, इन्फॉर्म रहे कि लोग कि पैसे कब आए। नहीं तो रोज लोग जा करके बैंकों के क्यू में, कतार में खड़े हो रहे हैं, और ये मेरा मानना है कि बिल्कुल सही बात नहीं है। प्रॉब्लम इसमें ये है ना, ट्रस्ट डेफिसिट यहाँ पे भी हो रहा है कि पीएम साहब ने, मोदी जी को सब यकीन करना चाहते हैं, पर मोदी जी ने पहले कहा 3 दिन दो मुझे सब ठीक कर दूंगा, फिर कहा 3 हफ्ते दो सब ठीक कर दूंगा, फिर जेटली साहब कहते हैं 50 दिन दो सब ठीक कर दूंगा, फिर 3 महीना दो, फिर 60 दिन दो, फिर 60 साल दो। तो ये स्थिति बड़ी अजीब सी, और ये साबित करती है कि आपकी सिर्फ प्लानिंग ही नहीं, आपकी नीयत भी ठीक नहीं है। ये रोज नए वायदों के साथ, नए वचनों के साथ आना और उन्हें खुद भंग कर देना, गलत कर देना, ये आपके तौर तरीकों पे सवाल खड़े करता है, साथ ही साथ आपकी नीयत पे भी सवाल खड़े करता है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, कोशिश ये हो रही है कि जो यूथ है वो उसको नोटबंदी के फायदे समझाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये समझना चाहता हूँ मैम कि यूथ को किस बात का कंसर्न होना चाहिए। फॉरगेट अबाउट पॉलिटिक्स, फॉरगेट अबाउट व्हाट्स हैपनिंग एवरीवेयर एल्स। उनकी अपनी, एटलीस्ट हमारा यूथ इतना कंसर्न हो कि किस चीज़ का, चूंकि देश का भविष्य कहते हैं कि युवा के कंधों पे टिका होता है, तो कौन सी चीज़ मेरी ज़िंदगी पे असर रखती है, एटलीस्ट मुझे उसके लिए वरीड होना चाहिए। तो युवाओं के लिए इसमें क्या है? देखिए दिलीप जी, देखिए मैं माँ होने के नाते ये मैं कह सकती हूँ कि मेरे बच्चों के मन में क्या है, हर बच्चे के मन में क्या है। वो चाहता है, वो चाहती है कि मेरा कॉलेज जब ख़त्म हो जाए, मेरा स्कूल जब ख़त्म हो जाए, मुझे रोज़गारी मिले, मुझे नौकरी मिले, मुझे कोई, और ये भी मैं नहीं कहती हूँ कि सबको नौकरी करना चाहिए, ये भी मैं कहती हूँ कि आप स्टार्टअप कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस कर सकते हो, लेकिन आपको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आपको अपना सर उठा करके जीने का हक होना चाहिए, कि आप अपना रोटी कपड़ा मकान आप खुद के कंधे पर ले लो, बल्कि आप माँ बाप से मतलब पैसे मांग करके। ये मेरा मानना है। एवरीवन वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट, एवरीवन वांट्स टू हैव गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, ये सबसे बड़ी बात है। और आज की तारीख में देखिए जो स्टेटिस्टिक्स है, रोज़ाना 33,000 युवक वर्कफोर्स में आते हैं। ये मतलब कोई कम छोटी बात नहीं है, 10 लाख लोग हर महीने में, मतलब आप इसका अंदाज़ा लगाइए। तो ये मेरा मानना है कि अगर हम नेशनल प्रायोरिटी कहते हैं, जॉब क्रिएशन इज़ द बिगेस्ट नेशनल प्रायोरिटी, और मोदी जी भी यही मानते थे। उन्होंने ये कहा था कि हर साल वो 2 करोड़ नए नौकरियां पैदा करेंगे, दैट वाज द मैनिफेस्टो प्रॉमिस। और इस बात को मन में रखते हुए लोगों ने सोचा कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अब मेरा इस नोटबंदी से ये मुझे ज़्यादा चिंता हो रही है कि रोज़ हमें खबरें आ रही हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जो दिहाड़ी पर डेली वेज वर्कर्स हैं, उनकी रोजी रोटी कट रही है, रोजाना नौकरियां कम हो रही हैं, लोगों का पलायन हो रहा है, लोग वापस लौट रहे गाँव की ओर लौट रहे। बिल्कुल। और ये मतलब हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात कर रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर में डिमांड एकदम ठप हो रहा है, बिजनेस ठप हो रहा है। मैंने सुना है 2 बड़े मतलब हमारे देश के 2 बड़े ऑटोमोबाइल कंपनी, वो अब हफ्ते में केवल 3 दिन काम कर रहे हैं।
तो आप सोचिए, अच्छा उनके पास सहन शक्ति है, वो मतलब काम चला सकते हैं, लेकिन उनके सारे जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, जो टायर, जो मतलब स्पेयर पार्ट्स सप्लाई कर रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ रहा है? तो बल्कि यहाँ के आप नए जॉब्स तो नहीं क्रिएट कर पा रहे, जो एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं उनको भी आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा इसका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक आंकड़ा ये भी है कि पिछले 2.5 सालों में जो जॉब क्रिएशन हुआ है वो पिछले 7 सालों का सबसे लोएस्ट है। मैनिफेस्टो में 2 करोड़ जॉब्स पर ईयर का प्रॉमिस करना, और जहां ज़रूरत 1.25 करोड़ जॉब्स पर ईयर की है वो भी ना कर पाना, अलबत्ता और जॉब्स कटने लगे। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा चिंता की बात यूथ के लिए इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकती। लेकिन दिलीप जी, मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग कहते हैं जॉब्स क्रिएट करना। एक बात में मैं मोदी जी से सहमत हूँ कि वी वांट टू मेक इन इंडिया, वी वांट स्टार्टअप्स, वी वांट एंटरप्रेन्योर्स। बल्कि मैं ये कहूँगी कि ये गर्व की बात होनी चाहिए कि कोई युवक किसी के यहाँ नौकरी ना करे, वो बल्कि अपना बिजनेस खोले और किसी और को नौकरी दे। लेकिन इस बात से एक बात जुड़ी है, मेकिंग बिजनेस, डूइंग बिजनेस इन इंडिया इजियर। अगर आप मतलब वो स्टेटिस्टिक्स देखें, मतलब मेक इन इंडिया से पहले मेक इंडिया फर्स्ट, मेक इंडिया फर्स्ट, मेक डूइंग बिजनेस इन इंडिया इजियर। अब प्रॉब्लम ये क्या हो रही है, वैसे भी हमारे देश में कोई भी कारोबार, बिजनेस शुरू करना बहुत कठिन है, क्योंकि इतना रेड टेप है, इतना बहुत मुश्किल है। इस कदम उठाने से बाद आप किसी से भी पूछ लो, इसका मतलब आपके प्रॉब्लम्स दुगना तिगना, दे हैव बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड। आप अपने वर्कर को, आपके पास एक भी एम्प्लॉय हो, आप उसको कहाँ से सैलरी दोगे? आपका जो सप्लायर है, आप उसको पैसे कैसे दोगे? मतलब ऑलरेडी बिजनेस, डूइंग बिजनेस वाज सो कॉम्प्लिकेटेड। इसके बाद आपका पूरा दिन कतार में जा रहा है, आप बिजनेस क्या चलाओगे? सो द होल प्रॉब्लम हैज गॉट कंपाउंडेड। जो आपने मतलब जो आपका लक्ष्य था, जो आपने सपने दिखाए, उसका तो ये कदम बिल्कुल ही उल्टा तरीके से जा रहा है। और आयरनी देखिए कि भी सुनने में आया कि पंजाब में, शायद चंडीगढ़ में, एक कोई यंग इंजीनियर था, उसका प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया में लिस्ट हुआ था, और उसने मेक इन इंडिया को इतना सीरियसली लिया कि अपने घर पे बैठ के करेंसी मेक करने लगा। उसके यहाँ से लगभग 42 लाख रुपए की काउंटरफिट करेंसी जो है बरामद हुई है। नहीं दिलीप जी, आप तो लाइट नोट पर कह रहे हो, लेकिन बहुत सारे मतलब यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैं उनकी कई की मेंटर हूँ। एक का मैसेज आया था, व्हाट्सएप पर मैसेज आया था कि मैंने अपने हाउस पर मैंने लोन ले करके बिजनेस शुरू किया था, मैंने 60 लोगों को एम्प्लॉय किया था, मेरा बिजनेस अब बंद हो रहा है। अब ये देखिए, मतलब बहुत मुश्किल की बात है, बहुत बुरी स्थिति है। मैम, मेक इन इंडिया और सारी बातें हम सुन रहे हैं, और हालत इतनी ख़राब है कि जब आप इंडिया को इस लायक नहीं बनाओगे कोई यहाँ पे इन्वेस्ट कर सके, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके, तो मेक इन इंडिया का सपना तो वो दूसरा कदम है, वो सब ख़राब हो जाएगा। एक चीज़ हम समझना चाह रहे थे मैम कि इफ़ एट ऑल इट हैज़ टू बी डन, पहली चीज़ तो ये है कि मुझे लगता है कि हम हर जगह डीमोनेटाइजेशन कह रहे हैं, पर ये कोई नोटबंदी नहीं हुई है, कोई विमुद्रीकरण नहीं हुआ है, ये एक किस्म का करेंसी स्वैप है। आपने एक किस्म के नोट हटाए, उसी डिनोमिनेशन के अलग डिज़ाइन के नए किस्म के नोट दोबारा आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये करेंसी स्वैप है। इफ़ एट ऑल इट हैज़ टू बी डन, अगर ये होना ही था तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता था? मोटा मोटा अगर आप एक्सप्लेन कर सकें ताकि आम आदमी समझ सके, नॉर्मल लोग समझ सके कि ये नोटबंदी हुई सो कॉल्ड, अगर ये होनी थी तो उसको सही से करने का तरीका क्या होगा? बिल्कुल। और दिलीप जी, मेरा मानना है कि मतलब भाजपा सरकार भी यही कहेगी, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो लक्ष्य थे, जो काला धन का, जो काउंटरफीट का, वो नहीं हो रहा है। तो एज यू सी द डायलॉग इज चेंजिंग। वो खुद कह रहे हैं ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है, करेंसी स्वैप है। मान जाइए कि आपने करेंसी स्वैप किया, मेरा ये मानना है कि प्लानिंग ठीक से होना था। जैसे मैंने कहा, आपके पास यदि 10 महीने थे तो आप प्लानिंग ठीक से नोट प्रिंट करते, ताकि आपने 8 नवंबर को आपने ऐलान किया कि 500 के और 1000 के नोट रद्द हो रहे हैं। 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, जितना वक्त आपको लगे, प्रिंटिंग प्रेस से करेंसी चेस्ट में लाना, करेंसी चेस्ट में बैंकों में लाना। लोगों के हाथ में पैसा होना चाहिए था, क्योंकि ये आपके अपने पैसे हैं जो आप बैंक में जमा कर रहे हैं। तो आपका पूरा हक बनता है कि आप अपना पैसा विड्रॉ करें, चाहे आप किसी भी वजह से विड्रॉ करना चाहते हैं। आज की तारीख में किसी को पैसे नहीं मिल रहे हैं। दूसरा, जैसे मैंने एटीएम के बारे में कहा। लेकिन तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, जब आप एक करेंसी नोट को देखते हो, उस पर लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ ₹10। मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ठीक है, और वो आरबीआई गवर्नर साइन करते हैं।
अब अगर अब हम बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी यूज़ करें तो इसको प्रॉमिसरी नोट कहा जाता है। प्रॉमिसरी नोट का ये मतलब है इट इज़ एन अनकंडीशनल प्रॉमिस। मैं ये नहीं कह सकती कि दिलीप जी आई प्रॉमिस टू पे यू इफ यू टर्न अप ऑन सच एंड सच डे, इफ यू वेयर अ वाइट कुर्ता, इफ यू वेयर दिस, फिर वो प्रॉमिसरी नोट नहीं हुआ। इट हैज़ टू बी अनकंडीशनल। दूसरा, इट हैज़ टू बी नॉट बाउंड इन टाइम। मैं इसका तारीख नहीं दे सकती हूँ क्योंकि फिर वो प्रॉमिसरी नोट नहीं रहा। अब मान जाइए जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड में ये करेंसी स्वैप हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है, यूरोप में हुआ है, कई देशों में हुआ है। आपका मन है कि ये नोट को हटाया जाए किसी भी वजह से, दूसरे नोट लिया। यूके में 50 पाउंड इज द बिगेस्ट बिल आई गेस, राइट? एंड यू हैव चेंज्ड इट, दे हैव चेंज्ड इट। लेकिन वक्त दिया जाता है कि मतलब ठीक है 30 दिसंबर तक आप बैंकों में चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके बाद अचानक एक सुबह उठे और कह कि नहीं अब सब बंद हो गया, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। और उसके बाद आप बैंक ऑफ इंग्लैंड के ब्रांचेस में, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड उनका सेंट्रल बैंक हुआ, जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हुआ, अब आज की तारीख में 5 साल के बाद जा सकते हो और वहां पर आपका नोट चेंज कर सकते हो, बिकॉज इट इज अ प्रॉमिसरी नोट। हाँ, मैं उसके साथ अपना पेट्रोल नहीं खरीद सकती, मैं दवाई नहीं खरीद सकती, मैं बैंक में नहीं जा सकती, लेकिन मैं सेंट्रल बैंक के ऑफिस में जा सकती हूँ। मुझे इसी करेंसी सिस्टम से वो नोट मिला हुआ है, तो मेरे साथ धोखा होगा, कहा जाएगा कि मेरे हाथ का नोट अब कागज है। बिल्कुल। और ये जो कदम उठाया गया है और जिस तरीके से कदम उठाया गया है, इसमें कई कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सवाल उठाए जा रहे हैं। बिकॉज इन अ वे दिलीप जी, इट इज अफेक्टिंग माई राइट टू प्रॉपर्टी। ये मेरा प्रॉपर्टी है। आप ये नहीं कह सकते हो कि आपके पास कैश है और वो पूरा का पूरा काला धन है, बल्कि अब साबित हो रहा है कि जितना कैश है वो एक्चुअली काला धन के बदले सफेद धन साबित हो रहा है। I guess a few days ago you rightly said that all black is not cash, not all cash is not black. Exactly. Probably this one line precisely summarizes everything, which everyone got but government didn't get it. तो आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन कही मैम, जो प्रॉमिसरी नोट लिखा होता है, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने, अभी जो हालत हो गई है देश में, वो लाइन थोड़ी सी मुझे बदली भी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे केंद्र सरकार माननीय मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैं काला धन धारक को 50% की कमीशन लेकर बाकी का 50% सफ़ेद करने का वचन देता हूँ। इस किस्म का माहौल बन गया है। मैंने शुरुआत में भी कहा था कि सिर्फ तरीकों पे नहीं, हम तो नीयत पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि लगभग सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक 8.5 लाख करोड़ रुपए का जो बैंक लोन था, जो डिफ़ॉल्ट कर गए बड़े बड़े माननीय मोदी जी के अमीर दोस्त, वो जो है अब माफ़ करना है सरकार को, जिसमें से करीब 1,14,000 करोड़ रुपए ये माफ़ कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, लोगों ने कहा कि यार कर दिया आप दोबारा करेंगे, ऐसा क्यों हम माने? तो जब ये योजना शुरू हुई उसके 5 दिन के अंदर ही एसबीआई ने 7,000 करोड़ रुपए और राइट ऑफ कर दिए, जिसमें 1,200 करोड़ रुपए इस देश के एक महानतम व्यक्ति श्री माल्या जी के थे। तो सबूत मिल गया लोगों की हाँ यार पहले भी किया था और अभी नोटबंदी के बाद भी कर रहे हैं, तो आगे भी करेंगे। तो 7 लाख करोड़ रुपए जो लिक्विडिटी क्रंच बैंक के पास था, हमारे ही पैसे जब उनके पास जाएंगे और उनके पास सफिशिएंट लिक्विडिटी हो जाएगी, जब वो सॉल्वेंट हो जाएंगे, तो वो बाकी का जो बचा हुआ कर्जा है वो माफ कर देंगे। तो कुल मिला के जो अगर लीनियर और आसान ढंग से इसको समझा जाए, नोटबंदी के नाम पर ये 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है। अब बीजेपी के लोग जो कह रहे हैं कि नहीं ये घोटाला नहीं है, हमने राइट ऑफ किया है, हमने वेव ऑफ किया है, जनता को इस जार्गन में बहलाने फुसलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपसे 2 चीज़ें समझना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप लोगों को समझाएं जो ये लाइव देख रहे हैं सेशन। एक तो ये कि ये क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं, राइट ऑफ कर दिया है, वेव ऑफ कर दिया है, जो भी कर दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी किया है आपने, राइट ऑफ किया है या वेव ऑफ किया है, जो भी किया है, किसानों का भी वही कर दो ना भाई साहब। जो भी किया आपने वही किसानों का भी कर दो। वो मर रहे हैं, रोज आत्महत्या कर रहे हैं कुछ 1,000 रुपए के लिए, आप मालिया के हज़ारों करोड़ माफ कर दे रहे हो। तो एक तो वो समझाया, और दूसरा ये, अगर इनके राइट ऑफ को मैं सही समझता हूं, बैंकिंग टर्म से राइट ऑफ करने का मतलब यदि इनके हिसाब से माफ करना नहीं है और इसकी रिकवरी हो सकती है, तो ये बताएं कि जो 1,14,000 करोड़ रुपए इन्होंने राइट ऑफ किए हैं, उसमें से आज तक कितना रिकवर किया इन लोगों ने। अगर नहीं किया तो मैं आम आदमी सड़क पे चलने वाला, मेरे लिए तो वो वेव ऑफ ही है। तुमने वो पैसे देश की जनता के बर्बाद कर दिए, खराब कर दिए। इस पे आप थोड़ा सा अगर लाइट डालें। देखिए दिलीप जी, 2 तरीके से इसका जवाब दिया जा सकता है। पहले तो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में हम आए, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में आए। तो ये जो कह रहे हैं कि जो राइट ऑफ हुआ, राइट ऑफ का क्या मतलब हुआ कि मैंने आपको लोन दिया, मैंने आपको 100 रुपये दिए, फिर मैंने बहुत सारे प्रयास किए आपसे लोन मतलब रिकवर करने के लिए। मैं आपके घर आई, मैंने हाथ जोड़े, मैंने कलेक्शन एजेंट भेजे, मैंने जो एक बार में दे देता वैसे ठीक है, रिकवरी नहीं हुई। तो फिर कुछ वक्त गुजर गया, तो आरबीआई के नॉर्म्स होते हैं कि इतने वक्त में अगर आपका रिकवर नहीं हुआ तो आपको राइट ऑफ करना था।
अब जो बड़ा घोटाला ये हुआ था कि ये लोग इसको एक्सटेंड करते जा रहे थे, कोई स्ट्रक्चरिंग, कोई रिस्ट्रक्चरिंग, और ये कई सालों से होता आ रहा है। और लोन लिया, नहीं वापस किया, फिर लोन ले लिया, फिर लोन ले लिया, फिर उसको एक्सटेंड कर लिया, 25 साल का कर दिया, इसका कर दिया, उसका कर दिया, फलान कर दिया। और जो आप कह रहे हैं कि ये भाजपा के दोस्त थे, मैं आपको विनम्रता से कहती हूँ ये यूपीए सरकार के भी दोस्त थे, के भी दोस्त हैं, तो हाँ। मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई दूध का धुला हुआ है, हाँ। ये काफी टाइम से होता आ रहा है। अच्छा, ये सब हुआ जब मतलब जो पूर्व जो गवर्नर थे रघुराम राजन, उन्होंने कहा ये सब बंद करो, ये लोगों को मतलब ये बेकाबे में मत डालो, ये लोन बैड हो चुके हैं, दीज आर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इनको आपने राइट ऑफ करना ही है एज पर गुड बैंकिंग प्रूडेंस। तो फिर ये पोल खुल गई, तो फिर उनको राइट ऑफ करना पड़ा। ठीक है, राइट ऑफ का मतलब है मैंने अपने बुक्स में लिख दिया कि ये लोन रिकवर नहीं हो रहा है मुझसे, ये बैड डेट है और मेरे हिसाब से नहीं रिकवर होगा, इसलिए मेरे बुक से ये राइट ऑफ हो चुका है। वेवर का ये मतलब होता है कि सरकार आकर के कहता है कि ये जो लोन है इसको कभी रिकवर करने की हम प्रयास ही नहीं करें। तो जो भाजपा के जो स्पोक्स पर्सन है वो कह रहे हैं राइट ऑफ और वेवर में फर्क है, ये बिल्कुल सही है, राइट ऑफ और वेवर में टेक्निकली फर्क है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा, अगर आपकी नियत, अब ये नियत की बात होगी, अभी आपकी नियत क्या है? अगर आप रिकवर करना चाहते हैं तो उसका सबूत बताइए ना भैया। अगर मैंने तो राइट ऑफ कर दिया, लेकिन फिर वो कह रहे हैं नहीं नहीं वो जरूर आएंगे, आपके घर में आएंगे, आपका घर ले लेंगे। अब आपने माल्या जी का नाम लिया, वैसे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन आज के अखबारों में पढ़ा था, देखिए वो तो लोन ले चुके, वो तो अब इस देश में नहीं है, लेकिन बैंक ने उनके जो भी एसेट यहाँ पर थे, उनके घर, उनके ऑफिस, उनको सीज कर। वो देश में नहीं है, सुरक्षित है जहाँ भी है और ऐश कर रहे हैं, किंग ऑफ गुड टाइम्स स्टिल एंजॉयिंग बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ बीजेपी। एनीवेज, ठीक है, जो भी है जहाँ पर भी है, जब लेकिन उनका घर है, तो आज उनका जो आलीशान मकान, उनका घर है गोवा में, बहुत आलीशान मकान है। आज के अखबार में ये पढ़ा है कि जिन बैंकों ने उसको बेचना चाहा, उनके पास एक बिड भी नहीं आया है। अब आप बताइए कि आज की तारीख में आप उनका घर भी नहीं बेच पा रहे हैं, आप मतलब चंद करोड़ भी नहीं वापस रिकवर कर पा रहे हैं, तो आप 7,000 8,000 करोड़ कहाँ से कैसे रिकवर करेंगे? बात यही है। तो प्रिसाइजली अगर इसको मैं थोड़ा सा अगर समराइज करूं कि जब उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में राइट ऑफ नहीं लिखा हुआ था, तब तो वो रिकवर कर नहीं पा रहे थे, तब तो वो पैसा ले नहीं आ पा रहे थे। जब लिख दिया तो वैसे भी उनकी चिंता खत्म हो गई कि हमने तो बैंकिंग प्रूडेंस को सलाम करते हुए, उसका सम्मान करते हुए हमने इस अमाउंट को राइट ऑफ कर दिया अपने यहाँ से, अब चिंता ही खत्म है, टेंशन ही खत्म है। तो बॉटम लाइन रिमेन्स द सेम, देयर इज नो डिफरेंस, इफ इट इज नॉट रिकवर्ड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वेव ऑफ एंड राइट ऑफ। तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं जनता को, और दरअसल ये काले धन के रंग को सफेद करने के लिए एक योजना लाई गई है। दिलीप जी, मैं एक और बात भी कहना चाहती हूँ, आप दिलीप जी की बात पर और मेरे बात पर मत जाइए। इसमें हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने भी ये बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है, उन्होंने भी ये कहा है कि ये बिल्कुल देश की जनता के साथ गलत हो रहा है, जो आप कर रहे हैं गलत हो रहा है। नाम तक मांगे, नाम दीजिए जिन लोगों के आप ये लोन माफ कर रहे हैं, और ये सो कॉल्ड ट्रांसपेरेंट और काला धन से लड़ने वाली सरकार अभी वो नाम उजागर करने को भी तैयार नहीं है। और मैं सभी साथियों को एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि ये जो सो कॉल्ड ट्रांसपेरेंट सरकार है, जो काले धन से अपने इस काले तरीके से लड़ने की कोशिश कर रही है, ये सरकार उन 6 पॉलिटिकल पार्टीज में से है जो आरटीआई के अंदर नहीं आना चाहती और जिनकी 70% फंडिंग का, पॉलिटिकल फंडिंग का सोर्स का आता पता नहीं है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी सरकार को, केंद्र की सरकार को, बीजेपी की सरकार को फॉरेन फंडिंग के मामले में वेदांता ग्रुप से इंडाइट किया हुआ है। तो ये उस सरकार के 3 चारित्रिक गुण थे जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये लोग दावे करते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट हैं। और तो हमारी तरफ गांव में कहावत कही जाती है कि सूप तो सूप, चलनी भी बोले जिसके 72 छेद। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। आगे आते हैं हम। मैम, एक और सवाल पूछा जा रहा है कि काले धन को लेकर बहुत सारे आंकड़े फ्लोट कर रहे हैं और अलग अलग सोर्सेज से आ रहे हैं आंकड़े। मोटा मोटा ये काला धन जिसको हम सब ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग 15 लाख रुपए अपने अकाउंट में आने के फॉर्म में ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग किसी और फॉर्म में ढूंढ रहे हैं। तो काला धन मतलब कब आएगा, अगर आएगा भी तो है, कितना है, कहाँ है, कब आएगा और कैसे आएगा, इसकी कोई सूरत नजर आ रही है? देखिए,
दिलीप जी, ये हम लोग इसको अगर हम पॉलिटिकल बात को अलग रखें, हम लोग सिंपली नंबर्स पर जाएं, मैथमेटिक्स पर जाएं। जितना करेंसी विड्रॉ किया गया था आरबीआई के डेटा से, वो था 14 लाख करोड़। 14 लाख करोड़ रुपए, आप मान करके चलिए। तो अगर ये सिंपल सी बात है, अगर बहुत सारा काला धन था या कम भी काला धन था, इनका ये मानना है कि जो बैंक में पैसा नहीं डालेगा उसी के पास काला धन है। जिसने बैंक में पैसा डाल दिया उसका ये मतलब है कि सफेद धन है। मतलब दिस इज सिंपल, क्योंकि उनको कैश और ब्लैक और इसमें कुछ फर्क नहीं आ रहा था। तो जो ईमानदार आदमी है वो जाकर के बैंक में पैसा डाल देगा। वो कह रहे हैं ना कि अगर आप ईमानदार हो तो जाकर बैंक में क्यों आप घबरा क्यों रहे हैं। अच्छा, तो ये प्लानिंग ये था या सोच ये थी कि इस 14 लाख करोड़ में से लगभग 3-4 लाख करोड़ मतलब गंगा में डुबा दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, वापस नहीं आएगा, क्योंकि जिसके पास काला धन है वो बहुत घबरा जाएगा, वो आगे नहीं आएगा और वो मतलब खत्म हो जाएगा। अच्छा, अफसोस की बात या मैथमेटिक्स की बात ये है कि 3 दिसंबर तक ये जो डेटा आरबीआई से निकल रही है कि बैंकों में 12.6 लाख करोड़ ऑलरेडी जमा किए गए हैं। तो इसका अभी हमारे पास लगभग अभी काफी टाइम है, 3 हफ्ते और भी हैं। और ऐसे कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि इतना लंबा कतार है बैंक के साथ, अभी बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं कि अच्छा अभी ये कतार थोड़ा खाली हो जाए, कम हो जाए, फिर हम लोग जाकर के जमा करें। तो अब सवाल ये है कि आप अभी ये सब काला धन कहाँ है? तो इसके 2 महीने निकल सकते हैं। एक तो काला धन था ही नहीं, और वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ वो सच नहीं है। मतलब काला धन था और है, और ये रोज के रोज खबरें निकल रही हैं कि एक होल न्यू इंडस्ट्री, होल न्यू ब्लैक इंडस्ट्री, कमीशनखोरी की एक पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट हो गई है। बिल्कुल। तो इसका ये मतलब हुआ या तो ब्लैक मनी था ही नहीं, या तो जो पूरा ब्लैक मनी था वो रोजाना कन्वर्ट होके बैंकों में आ रहा है और वो व्हाइट मनी हो गया। तो इनफैक्ट ये मैं मानती हूँ कि ये एक्चुअली बहुत नेगेटिव हो गया है, क्योंकि आपने जो पहले काला धन कमा रहे थे वो कुछ लोग थे, अभी आपने एक वाइड स्प्रेड कॉटेज इंडस्ट्री बना दिया है कि हर कोई आकर के जुगाड़ कर रहा है और जाकर के ब्लैक को व्हाइट, व्हाइट को ब्लैक कर रहा है। 100 रुपए 20 रुपए का कमीशन देने पे अगर 80 रुपए मुझे मिल रहे हैं, तो 100 रुपये में 80 रुपये मेरे पास अभी भी अगर काला धन था तो अभी भी काला धन है, और 20 रुपए का काला धन किसी और के पास चला गया, क्योंकि वो तो कमाई तो दिखाएगा नहीं, तो कुछ भी नहीं। आपका काला धन अभी सफेद हो गया ना, इट बिकम व्हाइट, इट इज कम इनटू योर बैंक अकाउंट, ठीक है। और 20% के बाद 35 हुआ, 35 के बाद 40 हुआ, फिर सरकार ने सोचा कि इन दलालों को टफ कंपटीशन देना पड़ेगा, 50% में अपनी दुकान खोली और खुद काले को सफेद करने लगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। एनीवेज, तो एक और चीज़ बड़ी धीरे धीरे बहुत सटल तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। सो बेसिकली कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन कि काला धन कब आएगा, कैसे आएगा, एक रफ एस्टिमेट ये भी कहता है कि टोटल जो ब्लैक मनी का कैलकुलेशन है इंडिया के पर्सपेक्टिव में, वो 4-5% इंडिया में है और 96% बाहर है। ये विदेशों वाले काला धन की कोई बात करते हुए दिख नहीं रहा, जबकि मोदी जी जो चुनाव के पहले वायदे करते थे उसमें देश के अंदर वाला काला धन लेके आऊंगा। अगर उन चुनावी भाषणों में मोदी जी ये कहते कि चाची, काकी, दादी, ये जो आप लोग बैठी हैं, मैं आपके घर में चावल के डब्बे में जो काला धन रखा हुआ है वो निकाल के आप ही के अकाउंट में जमा करवा दूंगा, तो इनको एक आदमी वोट नहीं करता। इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे देश का पैसा लूट कर खसोट कर विदेशों में जमा किया गया, हम वो लेकर आएंगे और आपके अकाउंट में जमा करवाएंगे। उसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी एक लाइन बोलने को तैयार नहीं है। भाजपा का कोई भी नेता, काले धन के खिलाफ लड़ने वाला भाजपा का कोई भी हितैषी एक लाइन बोलने को तैयार नहीं। ये बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और लोग चीटेड फील कर रहे हैं, दिल से बहुत उनको लग रहा है कि धोखा हुआ उनके साथ। लेकिन दिलीप जी, मैं इसके बारे में एक मतलब फिर भी आपको पॉलिटिकल बात से हट करके बैंकिंग बात में आना चाहती हूँ। मान लीजिए कि आपका काला धन है, आप हवाला द्वारा ये काले धन को आप बाहर भेज देते हो, आप स्विस बैंक में भेजते हो। अच्छा, ये मानते हैं कि इनके पास स्विस बैंकों में जिनका नाम था उनको दिया गया है, पैनामा पेपर्स में इनका जिनका नाम था वो दिया गया है, फिर भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं उठाई। लेकिन मैं ये आपको बात समझाना चाहती हूँ कि अगर आप स्विस बैंक में पैसे रखते हो, अब जो स्विस बैंक के नियम हैं वो भी बदल रहे हैं, क्योंकि लोग मानते हैं कि जो काला धन का जो बीमारी है हमारे देश में ही नहीं है। और ये मैं भी आपको बात बताना चाहती हूँ, ऐसा ऐलान किया जा रहा है कि खाली इंडिया में भ्रष्टाचार है, खाली भारत में भ्रष्टाचार है और हमारे पास ही काला धन है। ऐसा नहीं है, हर देश में होता है जी।
हर देश में भ्रष्टाचार होता है, हर देश में काला धन होता है, और इसका बहुत सारा पैसा स्विस बैंकों में जा रहा था। और बहुत सरकारों ने बहुत कड़ी कदम उठाई है और स्विस बैंकों को कहा है कि भैया जिसका पैसा आपके पास है आपको उनका नाम बताना होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा स्विस बैंक में रखा था तो आप जल्दी से उसको कन्वर्ट करके और कहीं ले आते। और इसका एक बहुत आसान तरीका हमारी सरकार ने बनाया हुआ है, जो हम उसको कहते हैं मॉरिशस रूट, और पार्टिसिपेटरी नोट्स द्वारा पैसा वापस आ जाता है हमारे देश में काला से कन्वर्ट होकर के सफ़ेद। अब ये मॉरिशस का रूट ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताना चाहती हूँ, जितना हमारे देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है पिछले 5 सालों में 33% मॉरिशस से आया हुआ है, सब बेनामी शेल कंपनी से। अच्छा, अगर आप इसको रोकना चाहते थे, सब जानते हैं कि ये बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का रूट है, तो आप मॉरिशस रूट को रोक देते। नोटबंदी के 2 दिन पहले मॉरिशस ट्रीटी को एक्सटेंड किया गया है 3 साल के लिए। अब आप मुझे बताएं, आप इसका ये अनुमान को पता नहीं है, आप इसका अनुमान अभी आप खुद लगा दीजिए कि आपका इरादा क्या है, वो आप बताएं कि आपका इरादा क्या है। चोर से कहो कि चोरी करो, साहूकार से कहो कि जागते रहो, ये अगर इसको हम समराइज करें तो। मैम, एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारे नोटबंदी और नोटबंदी के नाम पर जो 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, उसमें डिबेट को शिफ्ट करने की, बहुत सोच समझ के डिबेट को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। जहां पूरी बात शुरू हुई थी काले धन से, टेरर लिंक की फंडिंग को रोकने से, जालसाजी रोकने से और भ्रष्टाचार से लड़ने से, अब जब वो होता हुआ नहीं दिखा सरकार को, जब मोदी जी को लगा कि मेरा अर्थशास्त्र अब अनर्थशास्त्र में परिवर्तित हो गया है, ऐसे में अब एक नया नैरेटिव देने की कोशिश की जा रही है कैशलेस इकोनॉमी की। इंडिया का जो स्पेंडिंग बिहेवियर है उसके कंटेक्स्ट में आप क्या कहेंगी कैशलेस इकोनॉमी को, कि डिबेट को एक तो ज़बरदस्ती फोर्सफुली शिफ्ट करने की कोशिश करना, डू यू थिंक इट्स बेसिकली अनदर अटेम्प्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू सेव हिज ओन फेस, या कुछ और है? देखिए, एक सिरे से अभी कैशलेस सीम्स टू बी एसेंशियल, क्योंकि कैश है ही नहीं, मतलब पता ही नहीं है कि कैश कब आएगा, तो इट हैज बिकम। मैं इसको बड़ा अच्छे से समझाता हूँ कि मोदी जी के जो दोस्त हैं वो कैश से लेस हो गए, मतलब बहुत सारा कैश उनके पास आ गया और बाकी की जनता वो कैश लेस हो गई। तो ये तो है कि मतलब अगर इकोनॉमी को चलना है, अगर वित्त को चलना है, तो किसी साधन से हमें चलाना होगा। सो नाउ इट इज बिकमिंग इम्पेरेटिव, क्योंकि पता ही नहीं है कि कैश कब आएगा। लेकिन बैंकर होने के नाते मैं ये मानती हूँ कि कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी एक अच्छा कदम है। ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि इंडिया का जो इकोनॉमी है 98%, 70%, 80%, जो भी आप अंदाज लगाएं, एक बहुत बड़ा कैश इकोनॉमी है और इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज ऑल कैश इज नॉट ब्लैक एंड ऑल ब्लैक इज नॉट कैश। ऐसे कई लोग हैं, जैसे हमारे किसान भाई हैं, जैसे जिसका भी आमदनी 2.5 लाख से कम है, उसका पूरा इनकम कैश में हो सकता है और वाइट हो सकता है, क्योंकि उसको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। सो द कैश इकोनॉमी इज़ अ वेरी बिग पार्ट। दूसरा जो कैश है वो वर्किंग कैपिटल में जाता है, ऐसा नहीं है कि हम अपने मैट्रेस के नीचे हम दबा करके रख रहे हैं। लोगों को ये समझना ज़रूरी है। अभी आपने ये पूरा कैश निकाल दिया है, ठीक है, आप कैशलेस करना चाहते हैं। अब मेरा ये सवाल है कि आप किस तरीके से कैशलेस करना चाहते हो। मैं आप सबको बात बताना चाहती हूँ कि जो इंडिया के डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स हैं, RBI द्वारा, नेशनल पेमेंट काउंसिल द्वारा जो है हमारे डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स हैं, वो दुनिया के बेहतरीन पेमेंट सिस्टम्स में से हैं। हमें गर्व से कहना चाहिए कि हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हैं। आप सभी ने कभी ना कभी NEFT का ट्रांजैक्शन किया होगा, RTGS का ट्रांजैक्शन किया होगा, और आपने IMPS मोबाइल पेमेंट सिस्टम का नाम ज़रूर सुना होगा। और इस साल अब मान लीजिए NEFT RTGS करने में थोड़ी दिक्कत होती है, आपको IFSC कोड डालना पड़ता है, अकाउंट नंबर एग्जैक्टली डालना पड़ता है, थोड़ा टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारी इस साल अप्रैल 2016 में UPI का ऐप जारी किया था। ये बहुत सरल और अच्छा तरीका है, लेकिन अफसोस की बात है, जब आपने नोटबंदी की तब आप UPI को पब्लिसाइज करने से पहले आपने पेटीएम को, जियो मनी को पब्लिसाइज किया। मेरा ये पूछना है कि क्यों? पेटीएम का जो मालिक है, पेटीएम, हाँ, इट वाज स्टार्टेड बाय एन इंडियन कंपनी, लेकिन आज की तारीख में जो चीनी कंपनी अलीबाबा है, चाइनीज कंपनी, हाँ,
वो 40% पेटीएम का मालिक है, दे आर द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। और पेटीएम के जो भी डिजिटल वॉलेट है वो पैसे कैसे बनाता है दिलीप जी? मान जाइए कि मैंने अपने बैंक से 100 रुपए निकाल दिए, मैंने अपने बटुए में डाल दिया जी। तो मेरा बटुआ में जो पैसा है उस पर तो मुझे ब्याज नहीं मिलता है, नहीं। मैंने आपको पैसे दे दिए तो ये कैश हुआ। डिजिटल वॉलेट में क्या हुआ, मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से या बैंक से पैसे निकाल करके डिजिटल वॉलेट में डाल दिए तो उसको उस पैसों पर मुझे कोई ब्याज नहीं मिलता है। फिर उन पैसों से आप उबर के कैब हो, ओला के कैब हो, आपके पास आ गया, लेकिन आपको भी इसमें ब्याज नहीं मिला। जब तक आप अपने बैंक में नहीं डालोगे पेटीएम को ही पैसा मिल रहा है, जिसे बैंकिंग टर्म्स में फ्लोट इनकम कहते हैं। तो फ्लोट इनकम कौन खा रहा है? पेटीएम। अच्छा, अलीबाबा खा रहा है, चाइना वाला। उसके बाद जब आप अपने पेटीएम वॉलेट से बैंक में ट्रांसफर करोगे, नोटबंदी से पहले आपको 4.7% ट्रांजैक्शन कॉस्ट मिलती थी। अच्छा, नोटबंदी के कुछ दिन बाद उनके अकाउंट बढ़ते गए, उन्होंने कहा टेम्पररी मेजर से हम आपको ओनली 1.67% चार्ज करेंगे। एहसान है आपका। ठीक है। यूपीआई में मैं आपको बताऊं, 1 रुपए से 1 लाख रुपए तक इंस्टेंटेनियसली मैं आपको ट्रांसफर कर सकती हूँ मेरे बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में। जब तक मेरे बैंक अकाउंट में है मुझे ब्याज मिलेंगे, इंस्टेंटली आपके पास आ गए आपको ब्याज मिलेंगे। मुझे 0 ट्रांजैक्शन कॉस्ट, आपको 0 ट्रांजैक्शन कॉस्ट। और सबसे बड़ी बात है डिजिटल पेमेंट्स में सबको डर है सिक्योरिटी के बारे में, कोई मेरा अकाउंट हैक कर ले, कोई मेरे डिटेल्स ले ले। यूपीआई में ये बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सिक्योर है, ये आरबीआई के सर्वर पर है, डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। मेरा ये पूछना था, अगर आपका ये प्लानिंग था ही तो अप्रैल से अब तक हर बैंक को, प्राइवेट बैंक को, पीएसयू बैंक को इसको पॉपुलराइज करना था। इसमें तो कोई सीक्रेसी की बात नहीं थी, आप तब भी कह सकते थे ये बड़ा अच्छा कदम है, देश के लिए अच्छा कदम है। आज के तारीख में भी केवल 26 या 27 बैंक ऐसे हैं जिन्होंने यूपीआई को एक्टिवेट किया है। मैं पूछती हूँ क्यों? बिल्कुल सही सवाल है। और इसके बावजूद अभी भी अगर यूज़ करें लोग एपीआई तो ये इट्स लाइक वेंटिलेटर, क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है और इन सारे बैंकिंग पेमेंट सिस्टम्स का, ऑनलाइन सिस्टम्स का पेनिट्रेशन गांव में नहीं है, किसानों के पास नहीं है, रेडी पटरी वालों के पास नहीं है। तो एक लंबा वक्त लगेगा लोगों को एजुकेट करने में, अवेयर करने में, और सरकार इसको कम्प्लीटली बाईपास करके ये कदम उठा के लाएगी। और दूसरी बात है दिलीप जी, ये देखिए ये कंज्यूमर प्रेफरेंस होना चाहिए। राइट। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। करेक्ट। और इस वजह से कि अच्छा ये देश के लिए अच्छा है और बाय द वे आपके पास कोई कैश नहीं होगा तो आपके पास कोई दूसरा चारा ही नहीं है कैशलेस जाए, ये कोई तरीका नहीं होता। ये तो डेमोक्रेसी है, पीपल शुड हैव द चॉइस। आप कैश लेना चाहें, क्रेडिट कार्ड लेना चाहें, यूपीआई करना चाहें, पेटीएम करना चाहें, यू शुड हैव द चॉइस। काफ़ी टाइम हो गया मैम, सवाल अभी बहुत सारे हैं पर इसको थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो नोटबंदी हुई है, करेंसी स्वैप हुआ है, या काले धन के रंग को सफ़ेद करने की जो एक कवायद शुरू हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? देखिए दिलीप जी, इमीडिएट जो कॉन्सिक्वेंस है कि किसी के पास पैसे नहीं है, इसको हम लिक्विडिटी क्राइसिस कहते हैं। मतलब जितना मैंने भी कहा है, प्रोफेसर अरुण कुमार ने भी कहा है, मान जाइए कोई मरीज़ है, आप उनके शरीर से 86% आप उसका खून निकाल दोगे तो वो मरीज़ मर ही जाएगा। और ये हमारी इकोनॉमी के साथ हो रहा है, हर बिजनेस के साथ, हर फैमिली के साथ ये हो रहा है। ये तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंस है। हमारे देश में लोगों के पास बहुत सहनशीलता है, हम लोग मैनेज कर लेंगे, अपना खर्चा कम कर लेंगे, मतलब एक दूसरे को सहायता करके हम लोग गुजार लेंगे। लेकिन इसका ये मतलब हुआ कि हमारा डिमांड कम हो गया। कोई भी बाजार में जाता है वो गोलगप्पा नहीं खाएगा, वो कपड़ा नहीं खरीदेगा, वो बच्चे के लिए साइकिल नहीं खरीदेगा, वो अपने लिए मोटरसाइकिल नहीं खरीदेगा। आप हर इंडेक्स को देखिए। आपने सही कहा, मुझे गोलगप्पा खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। हाँ? क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके हाथ में अब पैसे कब आएंगे, तो हर आपका डिमांड कम हो, खर्च करने में डर रहे हैं लोग, खर्च करने में डर रहे। इसका ये इमीडिएट मतलब हुआ कि जो उस पर डिपेंडेंट था उसका बिजनेस ठप हो रहा है। और ये मैं आपको एक बहुत सरल तरीके से बता दें। अब ये रिपोर्ट आया था केरल से, जो वहाँ पर महिलाएं हैं जो मच्छी बेचती हैं। आपका मान लीजिए 1000 रुपये आपका वर्किंग कैपिटल है, आप उस 1000 रुपये से, नए नोट से, पुराने नोट से, किसी से भी आप रोज़ सवेरे जा कर के 1000 रुपये का मच्छी लेते हो, आप दिन भर उसको बेचते हो
और दिन के आखिर में आपके पास 1200 रुपये हो जाते हैं। 200 रुपये आपका मुनाफा हुआ, आप उससे आपका अपना खर्च निकाल देते हो। 1000 रुपये आपका वर्किंग कैपिटल दूसरे दिन के लिए हुआ। अगर आप उस दिन में मच्छी नहीं बेच सकते हो तो वो मच्छी दूसरे दिन के लिए नहीं रहेगा, आपका पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल उस दिन में खत्म हो गया। तो यू आर डिस्ट्रॉइंग बिजनेसेस, और इससे आपका, जैसे मैंने कहा, डिमांड कम हो रहा है, लोगों के मन में जो भावना है वो डर का भावना है, आपका प्रोडक्शन कम हो रहा है, आपका रोजगारी कम हो रहा है, आपका जीडीपी पर असर हो रहा है। और तीसरा कॉन्सिक्वेंस ये है दिलीप जी, जो सबसे मेरा मानना है बड़ा प्रॉब्लम है, लोगों का विश्वास उठ रहा है बैंकिंग सिस्टम से, करेंसी से। ये बहुत खतरनाक है। जैसे कि मेरी जो माँ है वो बुजुर्ग है, वो अब कह रही है, मीरा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि बैंक में पैसा रखना सेफ है, जैसे मतलब ये उठ जाएगा मैं पैसे निकाल दूंगी। मैंने कहा मम्मी ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब आप पैसों को घर में कैसे रख सकते हो? कह रही है नहीं, अगर मुझे अस्पताल जाना हो, अगर कुछ प्रॉब्लम हो, मुझे कुछ विश्वास नहीं है कि जब मुझे अपने पैसे चाहिए मैं मिल जाएंगे। और उसके बावजूद अब जो हमारा करेंसी नोट है, अब किसी ने ये मुझे कहा कि, और माँ ने मुझे कहा कि मैं 2000 का नोट नहीं रखूंगी। मैंने कहा अच्छा, नहीं लोग छुट्टा दे देंगे, थोड़े दिन की बात है। उसने कहा नहीं, छुट्टे के नहीं, लोग कह रहे हैं इसका रंग जा रहा है, 3 साल के अंदर अंदर ये पूरा वाइट हो जाएगा, ये इसकी साजिश है इसमें, मतलब। तो लोगों के मन में अब जो भावना है वो भय की भावना है, उनका विश्वास उठ रहा है, और ये बहुत हानिकारक है। बिल्कुल, जिस देश की जनता का अपनी ही मुद्रा प्रणाली से विश्वास उठ जाए, मुझे लगता है कि एक फाइनेंशियल एनार्की टाइप सी सिचुएशन क्रिएट होगी। काफ़ी सारे सवाल अभी रह गए हैं, पर मुझे लगता है कि यहाँ पे हमको रुकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। अभी भी मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो नोटबंदी के नाम पे 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, इसको जस्टिफाई करने वाला कोई नहीं है। हम बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि माननीय मोदी जी के बड़े बड़े उद्योगपतियों से जो लेन देन के रिश्ते हैं, बिरला के यहाँ रेड मारी गई, आईटी डिपार्टमेंट ने रेड मारी, वहाँ पे कागज़ मिले 25 करोड़ रुपए के देने की बात आई कैश में। सहारा ग्रुप के यहाँ रेड मारी गई, आईटी डिपार्टमेंट के पास कागज़ हैं इसके, वहाँ 40.1 करोड़ रुपए जो है कैश में गुजरात के द देन चीफ मिनिस्टर माननीय मोदी जी को देने की बात आई है। इसकी जब जांच की बात की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अगल बगल झांकने लगते हैं। तो ये अब स्पष्ट होता जा रहा है कि इस देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने की कवायद है ये नोटबंदी का काला कानून, और सीधा सीधा अपने अमीर दोस्तों के काले धन को सफ़ेद करने का एक अभियान चलाया था माननीय मोदी जी ने। ऐसा अगर नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस सवाल के जवाब में चुप्पी नहीं साधता कि आखिर कब इस देश का आम आदमी पहले की तरह बिना किसी शर्त के 30 दिसंबर के बाद अपने पैसे वापस वैसे ही निकाल पाएगा जैसे इस नोटबंदी के काले कानून के आने के बाद निकाल पाता था। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आई एम श्योर जिन लोगों ने ये पूरा सेशन देखा है उनको अच्छा लगेगा। उनको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फेसबुक वॉल पे, अपने ट्विटर पे इस वीडियो कॉन्वर्सेशन को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।